जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने विजन 365 का पॉलिटी का 7 सेक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अंतिम और 8वां सेक्शन है शासन के महत्वपूर्ण पहलू को। इसी के साथ साथ हमारा ये विजन 365 पॉलिटी कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा, जो टोटल 8 सेक्शन में है कम्प्लीटली। ओके, तो हम लोग बिना देर के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मिशन कर्म योगी, और जल्दी जल्दी में हम इसको ख़त्म करेंगे, ज़्यादा डिले किए हुए। क्विक रिवीजन है हमारा, फटाफट इसको देखना है। मिशन कर्म योगी क्या है, ये सुर्खियों में क्यों है? तो सबसे पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं कि सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे, यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह दिवस नागरिक केंद्रित, कुशल और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमारा फैक्ट्स आ रहा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, किसके याद में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के याद में। और कब से शुरू किया? तो 2014 से। तो यह ना 3 के फैक्ट्स है, इसको याद करने की चीज़ है। और एक थोड़ा सा यूपीएससी एनालिसिस कर देता है कि जोड़कर, तो नागरिक केंद्रित, कुशल और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं मिशन कर्म योगी क्या है, सुर्खियों में क्यों है। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी विस्तारित संस्करण शुरू किया है। अब ये पूछते हैं कि मिशन कर्मयोगी किसके दिवस पे? तो भैया याद रखना, सुशासन दिवस के पे शुरू किया गया। मिशन कर्मयोगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्या है? सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य नए भारत के विजन के अनुसार भविष्य के लिए तैयार, फ्यूचर रेडी सिविल सेवा निर्माण करना। ये निम्नलिखित गुणों वाली सिविल सेवा होगी। चलिए पहला देखते हैं क्या है। तो यही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा, सही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा, इसके तहत सिविल सेवकों को इनोवेटिव, पेशेवर इत्यादि बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तकनीकी क्षमता में युक्त कुशल सिविल सेवक और न्यू इंडिया के विजन और ज्ञान के युक्ति सिविल सेवक। क्या क्या है? तकनीकी क्षमता से युक्त होना चाहिए, न्यू इंडिया के विजन ज्ञान यानी कि जो नया भारत का आपका सोच टेक्नोलॉजी के द्वारा होना चाहिए। तो ये सारा से पॉइंट है इसमें करने के लिए। मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई नई सुविधाएं क्या क्या है? तो माई आई गॉट, यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। मिशन कर्म कार्यक्रम, मिशन कार्यक्रम, इसमें सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रम को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। विकास है, विकास का क्या फुल फॉर्म है? तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। विकास यह एक केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। क्यूरेटेड कार्यक्रम, नेक्स्ट है क्यूरेटेड कार्यक्रम। यह कार्यक्रम मंत्रालय, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। 12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित की गई है। इसमें केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 के नियम 14 में निजी निकायों और संस्थाओं से सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण 1964 में भारत सरकारी कर्मचारी के आचरण को नियंत्रित करता है। पॉइंट याद रखना, केंद्रीय सिविल सेवा
नियम 1964 के तहत भारत में सरकारी कर्मचारियों को आचरण के नियंत्रित करता है। चलो इसमें थोड़ा सा आप लोग इसका देख लेते हैं। मिशन कर्मयोगी के 6 स्तर है, ये पॉइंटेड है। क्या क्या है? नीति फ्रेमवर्क, दूसरा है संस्थागत फ्रेमवर्क, क्षमता फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है ई मानव संसाधन संबंधित प्रणाली, फिर निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। ये 6 पॉइंट, इसको आप की बनाकर आप इसको याद कर लें। ये सारा 6 पॉइंट है। मिशन कर्मयोगी 6 स्तंभ है। नीति फ्रेमवर्क के साथ, स्थानागत फ्रेमवर्क के साथ, क्षमतागत फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क है, ई मानव संसाधन प्रबंधन है, निगरानी और मूल्यांकन की बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कर्मयोगी प्रारंभ क्या है। कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। बहुत अच्छी बात है। कर्मयोगी प्रारंभ क्या है? ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। इसे कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों से भर्ती किए गए सभी नए सरकारी कर्मचारी को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है, जिसे रोजगार मेले में भर्ती किए गए सभी कर्मयोगी के लिए तैयार किया गया है। कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों आजकल चर्चित है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने के निर्देश दिया है। किसने दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किसको दिया? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। जितने भी रिक्तियां उसको भरने की बात करती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में से तात्पर्य क्या है? कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना जिसे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विभागों में कोई भी सूचना हो जिसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उसको प्राप्त किया जा सकता है। नोडल एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। क्या है? एक नोडल एजेंसी। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आरटीआई किसके अधीन करता है? एक नोडल एजेंसी है और ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र डाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। इसके धारा 2H लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय से स्वायत्तशासी संस्था से है जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो। संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्थापित किया गया हो। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के जरिए स्थापित या गठित किया गया हो। इसमें निम्नलिखित शामिल किया गया है। क्या क्या है थोड़ा देख ले। ऐसे संस्था जो सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में है या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्त पोषित है। क्लियर कर रहा है? ऐसे संस्था जो सरकार के स्वामित्व में हो या उसके नियंत्रण में हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार उसको वित्त पोषित कर रहा है। ऐसे गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड से वित्त पोषित हो, तो भी इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? धारा 2H के अंतर्गत।
अब देखते हैं धारा 6(1). धारा 6(1) में क्या है, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध कर सकता है। क्लियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 में क्या है, इसके तहत पीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई है। और धारा 8 में इसके तहत कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कुछ प्रावधान किया गया है, तो देखते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 24, यह प्रावधान किया गया है कि आरटीआई कानूनी दूसरा अनुसूची में शामिल किए गए आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित सूचना को इससे उपधारा के तहत छूट नहीं दी जाएगी। दूसरी सूचना में सीईआरटी, इन रॉ या आईवी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शामिल है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कुछ अन्य छूट भी शामिल है, तो देखते हैं इसमें और कुछ क्या क्या छूट शामिल किया गया है। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या अपराध को बढ़ावा मिलता हो। ऐसी सूचना जो वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई हो, जिसे प्रकट करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जानकारी को खुलासा करना व्यापक जनहित के लिए जरूरी है, तो उसे प्रकट करना होगा। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना हो। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट है ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता हो, या ऐसी सूचना जो अपराधों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होता हो। किसी विदेशी सरकार से विश्वासघात पर प्राप्त सूचना। मंत्रिमंडल के दस्तावेज, इसमें मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों की विचार विमर्श दस्तावेज शामिल हो, या किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक संबंधता से संबंधित सूचना के मामले में हो, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जानकारी को खुलासा करना व्यापक जनहित के लिए जरूरी है, तो उसे प्रकट करना होगा। ऐसी सूचना जो किसी भी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो, जिसे प्रकट करने का किसी सार्वजनिक कार्यालय या हित से कोई संबंध न हो, जिसे निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता हो। धारा 8(2) में कहा गया है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण लोकहित को होने वाला लाभ संरक्षित हित के नुकसान से अधिक है। आरटीआई अधिनियम धारा 8(1) और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। ये सारे पॉइंटें आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सेंट्रल सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC। CIC का गठन 2005 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत CIC का गठन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। समिति में शामिल कौन कौन होते हैं, तो समिति में शामिल प्रधानमंत्री होंगे जो समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक किया होगा।
नेक्स्ट है इसकी संरचना। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे जो CIC और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे जो IC शामिल होंगे। CIC पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि एक बार जो CIC बन जाएंगे वो दोबारा नहीं बन सकते हैं। कार्य की बात करते हैं तो इसका समन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण आदि से संबंधित सिविल न्यायालय के समान शक्तियां इनके पास है। RTI 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी इनके पास होंगे। दैट्स ऑल। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है हमारा आधार। आधार के बारे में कुछ पॉइंटेड है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा अन्य संस्थानों को भी आधार प्रमाणीकरण प्रयोग में सक्षम बनाने हेतु नियमों को प्रस्तावित किया है। इसका प्रस्ताव नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण और अधिक बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अन्य संबंधित तथ्यों क्या है, तो वर्तमान में मंत्रालय और विभागों को 2020 के नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण लागू करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति सुशासन के हित में सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने तथा ज्ञान का प्रसार करने जैसे उद्देश्यों को पूर्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त 2019 के संशोधन में उल्लंघन उपबंध किया गया है कि यदि UIDAI बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसे संस्थाओं द्वारा गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन के संतुष्ट हो जाता है तो अन्य संस्थाओं को भी प्रमाणीकरण करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह प्रस्तावित किया गया है कि मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था जो आधार प्रमाणीकरण या उपयोग करना चाहती है उसे केंद्र या राज्य पर संबंधित मंत्रालय विभागों को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषताएं क्या है? बायोमेट्री आधारित डी-डुप्लीकेशन। बायोमेट्री आधारित डी-डुप्लीकेशन वर्तमान में बायोमेट्री सेवा प्रदाता डी-डुप्लीकेशन के लिए 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस के साथ साथ अन्य बायोमेट्री विशेषताएं के रूप में चेहरे की छवि का भी उपयोग कर रहे हैं। बायोमेट्री धोखाधड़ी का पता लगाना वर्तमान में BSP नामांकन के दौरान मिश्रित बायोमेट्री, गलत उंगलियों, गैर मानवीय उंगलियां, कृत्रिम उंगलियां, आइरिस की उल्टी छवि और आँखों को बंद करने आदि का पता लगा सकते हैं। आधार अधिनियम की संवैधानिकता न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस चुनौती का आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना और इसलिए इस प्रक्रिया में संसद के ऊपरी सदन को महत्व नहीं दिया जाना। केस पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि की थी। कोर्ट ने निर्णय के मुख्य निष्कर्ष: इस अधिनियम को संसद द्वारा सक्षम रूप से पारित किया गया था, भले ही इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया हो। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 क्या है 14, 15, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। इसे लोगों पर बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता है। आधार की प्रमुख विशेषताएं और क्या है? विशिष्टता: आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है।
12 अंकों की विशिष्ट संख्या है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ी होती है। क्रम रहित संख्या। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं होती है। व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना (UID) की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है। लक्षित डिलीवरी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और सरकारी सब्सिडी या लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। गैर आधार धारकों को सब्सिडी हेतु पहचान के विकल्प साधनों की पेशकश की जाएगी। पते और पहचान का प्रमाण। पते और पहचान के प्रमाण। यह भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिक प्रमाण नहीं है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक का लाभांश। UID से जुड़े बैंक खातों को नेटवर्क निवासियों के सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है। इससे पता हमको ये चलता है कि आधार अनिवार्य है हर जगह। आपको कोई सरकारी सुविधा लेना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो भी लेना हो ले सकते। इस सब के लिए अनिवार्य कर दिया है। लेकिन क्या है कि आप बैंक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये आपको सरकारी योजना वगैरह के लिए अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। मौलिक अधिकार इससे ख़त्म नहीं होता है, नहीं माना गया है। क्लियर? अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में क्या क्या उत्पत्ति, इसका कहाँ से हुआ है, इसका क्या है कार्य, क्या फंक्शन क्या है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? 2016 के तहत। विशिष्ट पहचान संख्या UID अर्थात आधार जारी करना, आधार के सभी चरणों का संचालन प्रबंधन करने सहित आधार का नामांकन और प्रमाणीकरण करना। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकसित करना। व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह आधार का काम है। अब तो ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन। ऑनलाइन गेमिंग का क्या फंक्शन है, क्या बातें हैं, तो इसके बारे में एक केस सुर्खियों में है, तो इसको देखते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT नियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी जो मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 संशोधन किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित नकली या झूठी भ्रामक जानकारी से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं को प्रसार करना है। IT नियम 2021 और इसके संशोधन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत लाया गया है। सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 को लागू किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर नियमों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो ऑनलाइन गेमिंग के कुछ नियमों की बात करता है। तो ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से खेले जाने वाला एक गेम, और इसे खेलने के लिए एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती का अर्थ किसी भी ऐसे मध्यवर्ती है जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है। मध्यवर्तियों की भूमिका किसी भी ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना जो उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन गेमिंग स्व विनियामक निकाय द्वारा अनुमति ऑनलाइन गेम के रूप में स्थापित नहीं किया गया।
मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन या स्थानापन्न विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम है जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है को होस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग OGI के अतिरिक्त दायित्व क्या क्या है? संशोधित नियमों के तहत OGI को रियल मनी के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संबंध में अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या है तो देखते हैं। ऐसे गेम पर स्व विनियामक निकाय द्वारा स्थापत्य चिन्ह प्रदर्शित करना, अपने उपयोगकर्ताओं को जमा धन निकालने या भुगतान के लिए नीति के बारे में सूचित करना, उपयोगकर्ताओं के KYC विवरण प्राप्त करना, तृतीय पक्षों पर उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट नहीं देना या उनके वित्त पोषण नहीं करना, एक से अधिक ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से कई को अधिसूचना कर सकता है। एक HRB को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। तो क्या क्या मानदंड पूरा करना है तो देख लेता हूँ। उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 यानी गैर लाभकारी संस्था के तहत पंजीकरण कंपनी के रूप में होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो। उसके द्वारा शिकायत निवारण, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया हो। साथ ही सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हो। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल्स एक व्यापारिक सौदा जिसमें खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को पक्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। SRB का प्राधिकरण SRB किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि वह संतुष्ट है तो। ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर दाव लगाना शामिल नहीं है। OGI और गेम संबंधित नियमों तथा एक अनुबंध यानी कि वर्तमान में 18 वर्ष में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करना हो। OIG गेम को सुरक्षा उपायों से संबंध SRB द्वारा बनाए गए ढांचों का अनुपालन करता हो। निषेध किसी भी प्रकार के जुए विज्ञापनों सहित वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध है। किसी भी प्रकार के जुए, आप कोई भी जुआ किसी भी गेम के अंतर्गत नहीं खेल सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये कम्प्लीटली बंद है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। ये क्यों आजकल चर्चा में है देखते हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इन इंडिया CPA के सक्षम लंबित मामलों की संख्या में गिरावट आई। दिसंबर 2022 में लंबित मामलों की संख्या 5.555 लाख थी जो सितंबर 2023 में 5.45 लाख हो गई। उपभोक्ता इसे कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यह वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है अथवा कुछ हिस्सों का भुगतान करता है या कुछ हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है, भविष्य में भुगतान के लिए कोई अनुबंध करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रदत्त कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सूचना का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, चयन का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये 5 पॉइंट दिमाग में रखने का। उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है, सूचना का, सुरक्षा का, सुनवाई का, चयन का, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से
टेली शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से टेली शॉपिंग अथवा डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए खरीदे गए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के लेन देन पर लागू होता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है तो उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। साथ ही CPA 2019 के दायरे में भी शामिल नहीं आता है। क्लियर? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या टेली शॉपिंग अथवा डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए अगर कोई सामान ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदते हैं, लेन देन करते हैं तो उस पर ये लागू होगा। लेकिन कोई भी वस्तु पुनः बेचने के लिए यानी कि खरीदें और उसको फिर बेचना है, वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदा या सेवाओं का लाभ उठाता है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए उपाय क्या क्या है? तो CPA 2019 यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 उपभोक्ता विवादों का सरल, शीघ्र और वहनीय समाधान प्रदान करने के लिए CPA 2019 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का गठन भी करता है, प्रावधान करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट प्रोजेक्ट। इससे देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण करने और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए शुरू किया गया। इसे CPA 1986 पृष्ठभूमि पर लागू होता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े न्यायिक प्रशासन का काम-काज में दक्षता, समय, पहुंच और गति में सुधार करना। साथ ही इसके जरिए पूरे देश में उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ICT संबंधित अवसंरचना का स्थापना करता है। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल। इसे उपभोक्ता मामले विभाग के तत्वाधान में जागरूकता पैदा करने, सलाह देने और उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निवारण करने विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह उपभोक्ता संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करता है। ई-दाखिल पोर्टल यह उपभोक्ता को संबंधित उपभोक्ता फोरम से आसानी से संपर्क करने के लिए परेशानी रहित, त्वरित और किफ़ायती सुविधा प्रदान करता है। क्या है? ई-दाखिल पोर्टल में इस सुविधा के देश भर के उपभोक्ता को अपनी शिकायत निवारण के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। प्रमाण चिन्ह प्रदान करना, सर्टिफिकेट ऑन मार्कर, यह गुणवत्ता मानकों के संबंध में उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक भी करता है। चलिए क्लियर। अब है सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश। सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश करना। ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किया। क्लियर? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु दिशा निर्देश जारी किया। अन्य तथ्य में यह दिशा निर्देश भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा निर्देश 2022 को विस्तार किया। उपभोक्ता मामले का विकास सक्रिय रूप से इन दिशा निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। यह विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन करता है। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडित किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज
कुछ है सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। सभी के लिए दिशा निर्देश है। प्रकटीकरण विज्ञापनदाता इन्फ्लुएंसर्स के बीच सभी भौतिक संबंधों जैसे मौद्रिक या अन्य प्रतिपोषित निःशुल्क उत्पाद आदि का खुलासा करना अनिवार्य है। इसका उल्लेख ईमानदारी एवं स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि एक औसत उपभोक्ता को भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो। विज्ञापन प्रायोजित सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। यथोचित उत्तरदायित्व विज्ञापनकर्ताओं को गहन समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वे विज्ञापन के लिए दावे को प्रमाणित करने की स्थिति में है। उन्हें किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करने से पहले उनका उपयोग का अनुभव करना आवश्यक होगा। इन्फ्लुएंसर्स को झूठे भ्रामक अतिरंजित दावे करने से बचना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या क्या है। प्रमाणीकरण के बारे में बताना। प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय यह प्रचार करते समय यह बताना होगा कि ये प्रमाणित स्वास्थ्य फिटनेस विशेषज्ञों एवं चिकित्सा व्यवसायी है। डिस्क्लेमर विज्ञापनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक उनकी विज्ञापनकर्ताओं की पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखें हैं। नेक्स्ट है फिनफ्लुएंसर के लिए पंजीकरण। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी में पंजीकरण के बाद ही बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा जैसे विषयों पर निवेश संबंधी सलाह दे सकता है। अन्य वित्तीय इन्फ्लुएंसर के पास भी उचित प्रमाण पत्र होने चाहिए जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से प्राप्त लाइसेंस होनी चाहिए। क्लियर। कुछ पॉइंटेड है अभी भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थक को रोकथाम दिशा निर्देश 2022 में मुख्य दिशा निर्देश किया है जैसे कि सेरोगेट विज्ञापनों पर रोक। उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सेरोगेट विज्ञापन नहीं किया जाएगा जिनका विज्ञापन निषिद्ध या प्रतिबंध जैसे अल्कोहल, ब्रांड सोडा, संगीत का विज्ञापन करता हो। बच्चों के लक्षित करने पर प्रतिबंध, बच्चों की अनुभवहीनता को फ़ायदा उठाने के वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे इसमें जुर्माना। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापनकर्ताओं पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद उल्लंघन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि पहली बार 10 लाख और उसको सेकेंड टाइम वही गलती करते हैं तो आपको 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात करते हैं। ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने वन अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में क्या कहता कि राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय और अन्य परंपरागत वनवासी को निवास के लिए या जीविका के लिए वन संसाधन के अधिकार को मान्यता देती है।
एफआरए अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकारों के प्रकार। व्यक्तिगत वन अधिकार, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, आईएफआर। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत या साझा रूप से वन भूमि पर निवास करने या जीवित हेतु स्वयं खेती करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सामुदायिक वन अधिकार, यह वन निवासी समुदायों के सभी प्रथागत और परंपरागत भूमि उपयोग अधिकारों का पुनः बहाल करने का प्रावधान भी करता है। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम का प्रयोग गांव की परंपरागत या प्रथागत सीमाओं के भीतर किया जाएगा, भले ही वनों का स्वामित्व, वर्गीकरण या आकार जैसा भी हो। सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार। इसके तहत गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किए जाने वाले लघु वनोपजों के स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहुंच या उनका उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है। नोडल एजेंसी के बारे में। नोडल एजेंसी क्या करती है? इस अधिनियम के अनुसार इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और के प्रशासनों की है। ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा को व्यक्तिगत का सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों के प्रति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त है। भूमि स्व तत्वाधिकार, भूमि का मालिकाना हक। यह अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति का, परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि भूमि पर किया गया दावा 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। एफआरए के तहत प्रदान किया गया भूमि पर मालिकाना हक एक कानूनी अधिकार है। इस अधिनियम के तहत प्रदत्त भूमि अधिकार वंशानुगत, हालांकि इन अधिकारों का न तो हस्तांतरण किया जा सकता है और न ही स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। स्थानीय विकास के लिए वन भूमि का उपयोग का अधिकार। यह अधिकार स्कूल, औषधालय या अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया। एफआरए का प्रावधान राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व जैसे भी लागू होते हैं। यह अधिनियम जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट है इसमें। त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया क्या है? त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया। ग्राम सभा। वन अधिकार से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करने और इसे सत्यापित करके पूरी प्रक्रिया शुरू करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है। ग्राम सभा के निर्माण से असहमत व्यक्ति अनुमंडल स्तरीय समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता है। एसडीएलसी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति जिला स्तरीय समिति डीएलसी के समक्ष अपील कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट। वन अधिकार अभिलेख पर डीएलसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। कहने के तात्पर्य है कि इसके लिए ग्राम स्तर, जिला अनुमंडल स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर पे आप कार्य करता है। सबसे पहला ग्राम स्तर पे काम होगा। अगर उससे आप खुश नहीं हैं, नहीं समझ मानते हैं, तो आप जिला स्तर, अनुमंडल स्तर पे जाएंगे। अनुमंडल स्तर पे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप लास्ट में जिला स्तर समिति पे जाएंगे, डीएलसी पे। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं हमारा कुछ 8.8 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ई शासित राज्य, ई गवर्नमेंट स्टेट क्या है। केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। नोट करने की चीज़ है, केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य है। पूर्ण, कंप्लीट, फर्स्ट। इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करते हुए कई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यह गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल
कंप्यूटिंग जैसी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस के लिए केरल की पहले क्या क्या है, तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना, इसने इंटरनेट के उपयोग को नागरिक का एक अधिकार बना दिया गया है। ई सेवा नाम एक है, तो यह तालुक स्तर पर एक कार्यालय के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं हेतु एकल पोर्टल है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिकाओं का सीमांकन। क्या क्या है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका को सीमांकन करता है। केंद्र सरकार ने डिजिटल बाजारों पर विनियमन के दोहराव की संभावनाओं को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालय भूमिका का सीमांकन किया है। यह अनुमानतः व्यक्त किया जा सकता है कि भारत का डिजिटल बाजार 2025 और 26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अनुमानित किया गया है कि 2025-26 तक भारत के $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है डिजिटल व्यापार। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय डिजिटल बाजार में सभी प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। MIT क्षेत्र विशेषज्ञ से जुड़े मामलों को देखेगा। केंद्र सरकार भारत के डिजिटल बाजार के विविध पहलुओं को विनियमित करने के लिए डिजिटल इंडिया अधिनियम और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून सहित अन्य कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट है पंचायत विकास सूचकांक। इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है। यह सूचना पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए मैट्रिक्स प्रदान करता है। यह स्कोर के आधार पर पंचायतों के रैंकिंग प्रदान करना, साथ ही इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इन श्रेणियों में A यानी कि 75 से 90%, B 60 से 75%, C 40 से 60%, D 40 से कम शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। आईना क्या है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड सिटीज पोर्टल शुरू किया है। क्या क्या है, आईना डैशबोर्ड और फॉर सिटीज पोर्टल शुरू किया है। यह विशेष पोर्टल 5 मुख्य क्षेत्रों में शहरों की स्थिति और प्रगति को बारे में जानकारी प्रदान करेगा। कितने विषय में, 5 मुख्य विषय पे। इन 5 क्षेत्रों को इन्फोग्राफिक द्वारा दर्शाया गया है। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 विषय क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक, वित्तीय, योजना निर्माण, नागरिक केंद्रित गवर्नेंस, बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति करता है। ये 5 पॉइंट है जो आपको आईना डैशबोर्ड के 5 व्यापक स्तंभ है, इसको देखना है। मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में राज्यों का सहायता प्रदान करता है। DIC डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय, विभाग और रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। याद रखना है, ये हमारा आईना है। आईना क्या करता है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज है। ये किसके अंदर काम करता है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कृत स्वीकृति। सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति। कार्मिक और प्रशिक्षण विभागों ने सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों को स्वीकार करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। नेक्स्ट है दिशा निर्देश। मुख्य दिशा निर्देश पर एक नज़र डालते हैं। तो निजी संस्थाओं या संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मंत्रालय या विभाग का सचिव होगा। जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो कौन होंगे, मंत्रालय या विभाग का सचिव होगा। सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के तहत
पुरस्कार स्वीकार करने की मंजूरी दे सकता है। पुरस्कार के तौर पर दी गई जाने वाली वस्तुओं में कोई धनराशि शामिल नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार देने वाले निजी संस्थाओं को विश्वसनीय होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 311 क्या है? 311 का 2C क्या है? हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के लिए सुरक्षा के लिए खतरा बताकर अनुच्छेद 311(2)C के तहत 4 सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। क्या कर रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के लिए सुरक्षा खतरा बताकर 311(2)C के तहत 4 कर्मचारी को बर्खास्त किया। 311(1) देखते हैं 311(1) में क्या है। इसमें प्रावधान किया गया है कि संघ या राज्य के अधीन किसी भी सिविल सेवकों को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटा सकता है। क्लियर करा? किसी भी सिविल सेवकों को नियुक्त करने या प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जा सकता है। 311(2) में यह प्रावधान करता है कि किसी भी सिविल सेवकों को तभी बर्खास्त किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा उसके रैंक में कमी की जाएगी जब जांच के बाद क्या है, जांच के बाद उसके खिलाफ आगे लगे आरोप के बारे में सूचना दे दी गई हो तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। अनुच्छेद 311(2)C यह सरकार को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए बिना, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच कराना सही नहीं है। क्लियर? अब समझ में आया? 311(2)C क्या है कि कोई भी सिविल सेवकों को बिना जांच किए उसको पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये बात समझ में आनी चाहिए, तो वो आदेश दे देगा कि आप पूरे बिना जांच पड़ताल किए हुए आप इस अधिकारी को, सिविल सेवकों को आप हटा सकते हैं। नहीं तो 311(1) 311(2) ये दोनों ये प्रावधान करता है कि आपका कोई भी पद से न हटा सकता है और नहीं बर्खास्त कर सकता है। और 302 में क्या है कि आपके जांच होगा, जांच के बाद आप साबित होगा तब आपको हटाएगा, लेकिन 302C डायरेक्ट आपको हटा देंगे। क्लियर? ओके, तो अब तक हमारा आज पूरा कंप्लीट टू द पॉइंट हमारा पूरा पॉलिटी 365 का चीज़ें पूरे ख़त्म हो गई है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।